Very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and today onwards we are going to study next chapter, that is magnetic effect of current and magnetic forces on charge and current carrying wire. So basically, first of all, in the first half of this lecture series of your magnetic effect of current and magnetic forces on charge and current, we will be going to study about only magnetic effect of current. ठीक है ना? From where the magnetic effects came, and we will talk about how the magnetism came into effect. कैसे आप magnetic field की वैल्यू निकालते हो? We will treat each and every topic in a very simplest way, जिससे कि हमारा जो नीट का पैटर्न का जो एग्जाम है बहुत इजीली निकल जाए. साथ में we have to study for our CBSE exams, board exams also. So we will have to do the derivation for school point 2, but at the end I will give you some very useful tricks, tips, so that you can do your objectives, numericals or theory questions in a perfect way in your NEET exam in minimum time. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की. दैट इज अ न्यू चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिज्म. तो मैग्नेटिज्म में आपको क्या पढ़ना है? बेसिकली इंट्रोडक्शन में व्हाट यू हैव टू स्टडी अबाउट मैग्नेटिज्म के बारे में देखते हैं कि मैग्नेटिज्म हम क्या क्या पढ़ेंगे. एक बार ये देख लेते हैं. तो हमें मैग्नेटिज्म चैप्टर में, इन मैग्नेटिज्म चैप्टर वी हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन मैग्नेटिक फील्ड. वी हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन बच्चों मैग्नेटिक फील्ड पे हमें फोकस करना है. ठीक है ना, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है. तो आपने क्या कभी इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड नामक कोई क्वांटिटीज देखी थी? क्या आपने कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नामक कोई क्वांटिटी देखी है? यस और नो? हाँ जी सर, हमने क्वांटिटी देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बेसिकली व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का. मैंने आपको बताया था कि बेसिकली आपके पास क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है. क्या होता है बेटा? आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपके दो सब पार्ट्स होते हैं. एक होता है बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और बेटा एक पार्ट होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड. एक पार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है बेटा आपका पार्ट मैग्नेटिक फील्ड. तो बेसिकली देयर आर टू पार्ट्स इन योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एक होता है मैग्नेटिक फील्ड और एक होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना? दीज, और इन दोनों को मिलाकर तुम्हारा क्या बनता है? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है. क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है. हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने फोकस कर लिया. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है. इलेक्ट्रिक फील्ड कब आता था? जब चार्ज तुम्हारा रेस्ट पे होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कब होता है बेटा? जब तुम्हारा चार्ज किस पे होता है? रेस्ट पे होता है. तो वेन एवर योर चार्ज इज एट रेस्ट, जब भी तुम्हारा चार्ज रेस्ट पे होता है, तो हमने किसके लिए बात करी है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की है. बट अब मैंने तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि मैग्नेटिक फील्ड कब आया, कैसे आया, उसके बारे में जानने के लिए वी हैव टू स्टडी सम एक्सपेरिमेंट्स. मैग्नेटिक फील्ड का जन्म कैसे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिलेटेड है मैग्नेट से, तो इन सबके बारे में पढ़ने के लिए हमको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा. तो चलिए पढ़ते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने मैग्नेट के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि मैग्नेट क्या होता है. मैग्नेट एक नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट में, और एक क्या होता है बेटा? साउथ पोल होता है. ठीक है ना? वी हैव स्टडीड ऑल दिस थिंग इन योर बचपन के क्लासेस. 9th-10th में हमने पढ़ा है नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है. नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं. क्या ये सब तुमने पढ़ा है? छोटी छोटी चीजें, हाँ ना? तो बिल्कुल बेसिक्स हैं, तो इनको हम बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करेंगे. अपन नहीं पढ़ेंगे ये सब, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा ये सब. आपको ये सब आना चाहिए. ठीक है गाइस? तो ये नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ आपस में अट्रैक्ट करेंगे. हाँ, इनका छोटा मोटा यूज करेंगे. अब बात करते हैं, ऐसे जो करंट है, जो करंट कैरिंग वायर है, चार्ज से मैग्नेट का क्या लेना देना है? चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड का क्या लेना देना है? या फिर मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन कैसे हुआ, या मैग्नेटिक फील्ड पैदा कैसे हुई है, उसके बारे में हमें बात करना है. कि तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा पैदा हुई होगी, कैसे उसका बॉर्न हुआ, कैसे उसका जनरेशन हुआ, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो उसके लिए आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है. टू अंडरस्टैंड दोस टॉपिक्स वी शुड हैव अ इंस्ट्रूमेंट. वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है बच्चों? दैट इंस्ट्रूमेंट इज योर मैग्नेटिक कंपास. क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक कंपास, जो हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देता है. ठीक है ना? मैग्नेटिक कंपास. मैग्नेटिक कंपास
क्या होता है अगर आप एक मैग्नेटिक कंपास को किसी मैग्नेट के आसपास रखते हैं तो ये डिफ्लेक्ट, और कैसे डिफ्लेक्ट करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये सब तुम थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आया, एक साइंटिस्ट आए, ऑरस्टेड। कौन साइंटिस्ट आए बेटा, ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे और एक्सपेरिमेंट होने पर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और क्या दिया, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हमको स्टडी करना है। दीज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस वी हैव टू स्टडी नाउ। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस क्या क्या किया, या फिर एक्सपेरिमेंट क्या किया, फिर उनके ऑब्जर्वेशन क्या है, बहुत चलिए हम देखते हैं। तो बेसिकली व्हाट यू आर गिवन विद, यू आर गिवन द सर्किट। आपके पास क्या गिवन है बेटा, एक सर्किट गिवन है, ठीक है ना। यू आर गिवन विद अ सर्किट, ठीक है गाइस, यू आर गिवन विद अ सर्किट। तो सर्किट में वायर है, देखो एक क्या, सर्किट में एक वायर है, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगा दो, कोई भी, यहाँ वोल्टेज ले लो, यहाँ पर ये स्विच है, स्विच को बंद कर दिया। तो बेटा क्या होगा, क्या इस वायर में करंट फ्लो करेगा, हाँ ना में जवाब देना बेटा। क्या इस वायर में करंट फ्लो करेगा, और डायरेक्शन क्या होगी, नीचे से ऊपर, क्योंकि बैटरी के फ्लो की वजह से हमने क्या देखा, करंट का डायरेक्शन देखा। तो ऑरस्टेड ने क्या किया, यहाँ पर एक तुम्हारा वायर सेटअप किया और करंट सेटअप किया इस वायर में, करंट को सेटअप किया इस वायर में। और इसके पास उसने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज को छोड़ दिया, उसने यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज को छोड़ दिया और रेस्ट पर रख दिया। क्या रख दिया, पॉजिटिव चार्ज क्यू को यहाँ पर उसने रेस्ट पर रख दिया। और जब उसने ये एक्सपेरिमेंट देखा कि उसने एक वायर में करंट सेट किया, वहां पर एक चार्ज पार्टिकल को उसने रेस्ट पे रख दिया, तो ये देखा गया कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट का रेस्ट पे ही था। चार्ज पार्टिकल क्या था बेटा, रेस्ट पर ही था। क्या देखा गया बेटा, चार्ज पार्टिकल वॉज एट रेस्ट ओनली। मतलब अगर रेस्ट पर है तो कोई फोर्सेज आई थी क्या इस पे, मतलब कि इस पे कोई भी फोर्स आपका नहीं आया। ऑरस्टेड के पहला एक्सपेरिमेंट, जो उसने पहला एक्सपेरिमेंट किया वो क्या था बेटा, कि उसने एक वायर में करंट सेटअप किया। करंट सेटअप करने के बाद उसने एक पॉइंट चार्ज को पास में रख दिया, पॉइंट चार्ज को पास में रख दिया। और ऐसे करने पर चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं आया, तो नो फोर्स ऑन इट। तो ऑब्जर्वेशन क्या आया, नो फोर्स। लिखना है आपको, ये बनाना है साथ साथ ना। नो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, कोई फोर्स नहीं आया पॉजिटिव चार्ज, दैट इज एट रेस्ट। नो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एट रेस्ट, कोई फोर्स नहीं आया यहां पर एट रेस्ट पर, ठीक है ना। कोई भी जब चार्ज है तो कोई भी यहां पर फोर्स नहीं आया आपके सामने, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके गाइस, अब उसने सेम एक्सपेरिमेंट किया। सेटअप तो उसने बना ही रखा था अपना, तो उसने सेटअप तो बना ही रखा था, तो उसने और एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट करे। उसने वो यहां पर रुका नहीं बेटा, अपने ऑरस्टेड साहब यहां पर रुके नहीं, उन्होंने और एक्सपेरिमेंट यहां पर करे बेटा, ठीक है ना। उन्होंने यहां पर और एक्सपेरिमेंट आपके पास करे, और साथ में उन्होंने अब क्या किया, अब बताओ यहां पर इस वायर में कोई करंट फ्लो हो रहा है। इफ दिस सर्किट इज ओपन सर्किट, अब ये क्या रखा उसने, ओपन सर्किट रखा, तो क्या इस वायर में कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, जल्दी बोलो बेटा, इस वायर में कोई करंट फ्लो हो रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट इज बेसिकली इक्वल टू जीरो। नो करंट, कोई भी करंट अभी फ्लो नहीं हो रहा है, नो करंट इज फ्लोइंग। अब अपने जो ऑरस्टेड है उसने क्या लिया बेटा, एक मैग्नेटिक कंपास लिया। उसने क्या लिया बेटा, एक मैग्नेटिक कंपास लिया, मैग्नेटिक नीडल ली। तो उसने यहाँ पर लाके एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया, और इस मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल थी, उस जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल थी वो बेटा अनडिफ्लेक्ट रही। कैसी रही बेटा, अनडिफ्लेक्टेड रही। कैसी रही, अनडिफ्लेक्टेड। तो आपका नो करंट, एक तो पहली बात कोई करंट फ्लो नहीं था हो रहा था, और क्या देखा गया कि मैग्नेटिक नीडल, जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल है, मैग्नेटिक कंपास नीडल was undeflected, was undeflected। यहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया अगर तुम्हारा कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। इफ नो करंट वॉज फ्लोइंग, इफ नो करंट वॉज फ्लोइंग in this wire, then no deflection was found to happen, no deflection was found in your मैग्नेटिक कंपास। कोई भी मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन नहीं देखा गया। या फिर आप ऐसा सोचो कि अगर यहां पर एक पार्टिकल लिया, चार्ज पार्टिकल, यहां पर क्या लिया, एक चार्ज पार्टिकल लिया, और इस चार्ज पार्टिकल को अगर एक वेलोसिटी देकर छोड़ दिया,
इस चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी देकर छोड़ दिया, तो ये चार्ज पार्टिकल भी अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट लाइन मोशन करता रहा। क्या बोला उसने कि भैया अगर आप यहां पर एक चार्ज पार्टिकल लेंगे और चार्ज पार्टिकल को एक वायर के पास रख दीजिए जिसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, तो आपका चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल आपका अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। तो एक ऑब्जर्वेशन और दिखा रही है उन्होंने कि इफ अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, इज गिवन अ वेलोसिटी, is given a velocity near a wire of zero current, then charge moved undeflected, ये बेटा एक्सपेरिमेंट किए गए और इन एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस आए, रिजल्ट्स आए। सर ऐसा क्यों हुआ? वो नहीं, एक्सपेरिमेंट थे, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशंस थे और इनके बेस पर हमको जो रिजल्ट्स मिले वो हमको ध्यान रखने हैं। तो क्या बोला, अगर कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं कर रहा हो तो एक मैग्नेटिक कंपास उसके पास रख दो। तो यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो क्या रही? अनडिफ्लेक्टेड रही। क्या रही बेटा? अनडिफ्लेक्टेड रही। और इस केस में अगर एक चार्ज को आपने वेलोसिटी दे दिया नियर ए वायर जिसमें करंट जीरो होगा, तो वो आपका चार्ज जो है आपका वो अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन उसने किया। अपना कौन सा मोशन किया बेटा? स्ट्रेट लाइन मोशन किया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फोर्स मतलब आपके पास नहीं देखेगी, सीधा सीधा अनडिफ्लेक्टेड वो आपका मूव कर दिया। क्या कर दिया बेटा? अनडिफ्लेक्टेड उसने अपना को मूव किया। ठीक है गाइस, बोलो बच्चों, इसमें कोई इशू है? नहीं। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर एक्सपेरिमेंट 1 आया। कौन सा एक्सपेरिमेंट है बेटा? एक्सपेरिमेंट 1। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट 1 देखो। एक्सपेरिमेंट 1 में भी उन्होंने अपना क्या लेके आया? नीडल लेके आए। क्या लेके आए? अपनी वो एक नीडल लेके आए। ठीक है ना बेटा? कौन सी? मैग्नेटिक कंपास की नीडल लेके आए। तो मैग्नेटिक कंपास यहां पर जो था ना, मैग्नेटिक कंपास ने यहां पर डिफ्लेक्शन शो किया था। ठीक है ना? उन्होंने यहां पर क्या देखा कि मैग्नेटिक कंपास ने भी एक डिफ्लेक्शन यहां पर शो किया है। ठीक है गाइस, तो बेसिकली व्हाट वाज हैपनिंग कि जैसे ही करंट सेट किया करंट कैरिंग वायर में, तो आपका चार्ज तो रेस्ट पे था, बट मैग्नेटिक कंपास क्या कर गया बेटा? डिफ्लेक्ट कर गया। तो नीडल, मैग्नेटिक कंपास की नीडल क्या कर गई? डिफ्लेक्ट कर गई। ये ध्यान रखेंगे। एक यहां पर रिजल्ट और आया था, उसको और लिख लीजिएगा प्लीज। उसको आप और लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक कंपास नीडल वॉज डिफ्लेक्टेड हेयर। मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल थी तुम्हारी क्या कर गई? यहां पर डिफ्लेक्ट भी कर गई थी। ठीक है ना? यहां पर अनडिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्ट, मतलब कि अगर मैग्नेटिक कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट कर गई तो क्या प्रेजेंट होगा यहां पर? यहां पर एक क्या प्रेजेंट होगा? बताओ भाई। अगर मैग्नेटिक कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट कर गई है तो उसे डिफ्लेक्ट करने वाला कौन होगा? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स होगा, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड आई। कौन आई बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक कंपास को सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक कंपास को सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नेटिक फोर्स या फील्ड ही हिला सकता है। कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं हिला पाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ही नहीं क्योंकि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है। चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, बट मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पर क्या बोला उसने? नो इलेक्ट्रिक फील्ड बट अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड रुके चार्ज पार्टिकल को, मूव नहीं करवा पाया। तो उसने ये रिजल्ट दिए। क्या रिजल्ट दिए? ध्यान से सुनना कि भैया अगर एक करंट कैरिंग वायर है, उसके पास चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है रेस्ट पर, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा। अगर नहीं लगा, वैसे के वैसा बैठा रहा, मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो। और अगर आपका ये चार्ज पार्ट यहां पर मैग्नेटिक कंपास रख दिया और मैग्नेटिक कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, तो मतलब आपका एक मैग्नेटिक फील्ड थी, और उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव नहीं किया। क्या याद रखना? मैग्नेटिक फील्ड में रुका हुआ चार्ज पार्टिकल मूव नहीं किया। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो अपने पास।
मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रुका हुआ चार्ज पार्टिकल ने मूवमेंट नहीं शो किया, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है बच्चों, तो एक करंट कैरिंग वायर ने, इस समय क्या पता चला कि एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल सकते हैं, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। समझे बच्चों, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। और यहां करंट है ही नहीं, तो यहां पर कोई आपके पास फोर्स आई ही नहीं, मैग्नेटिक कंपास थी ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड नामक भी कोई चीज नहीं थी। तो नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड वॉज प्रेजेंट इन केस 2। क्या ये चीज समझ में आई आपको? अभी मैं ये लिख रहा हूं, एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं, फिर फाइनली आपको जो स्टेटमेंट होगी वो भी लिखवा दी जाएंगी, पर ये सब भी आपको लिखना है। क्या इज इट क्लियर गाइस? क्या नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे चलें? क्या नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट चलें गाइस? शुड वी मूव टू नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट? ओके बच्चों, तो लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। योर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज थर्ड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी हमको पढ़ना है यहां पर, है ना? तो एक बार मैं थोड़ा सा एडिटिंग करता हूं यहां पर फटाफट से। देखो भाई, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर तुम्हारे पास एक बैटरी भी कनेक्टेड है और करंट का वैल्यू भी जीरो नहीं है। करंट का वैल्यू भी जीरो नहीं है, तो करंट वैल्यू फ्लो किया। तो करंट का वैल्यू का फ्लो किया, तो सबसे पहले मुझे बताओ, क्या ये जो नीडल है, क्या ये जो नीडल है, क्या ये डिफ्लेक्ट करेगा नहीं करेगा? करंट अगर चल रहा होगा तो इसकी नीडल डिफ्लेक्ट करेगी नहीं करेगी? यस, ये आपने अभी भी पढ़ा जस्ट पहले, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो अगर करंट कैरिंग वायर के पास एक मैग्नेटिक कंपास को रख दिया जाएगा, तो मैग्नेटिक कंपास नीडल क्या करेगी? एमसी मतलब मैग्नेटिक कंपास का नीडल क्या कर गया बेटा? डिफ्लेक्ट हो गया, नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड। करंट है, ये ध्यान रखना, करंट है यहां पर, तो मैग्नेटिक नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड। मैग्नेटिक नीडल क्या कर गई? डिफ्लेक्ट कर गई बेटा, पहली बात आपकी। ठीक है सर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। नेक्स्ट, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल रख दिया गया, यहां पर एक पास में क्या रख दिया बेटा? चार्ज पार्टिकल, +2 चार्ज पार्टिकल रख दिया गया। अब इस चार्ज पार्टिकल को एक वेलोसिटी दी गई, इस चार्ज पार्टिकल को एक वेलोसिटी दी गई, और इसका जो पाथ, इस चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री या पाथ फोकस देखा गया, तो वो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव किया बेटा? स्ट्रेट लाइन में ना मूव करके थोड़ा सा डिफ्लेक्शन नेचर उसने शो किया। क्या कर गया बेटा? स्ट्रेट लाइन अब आपका चार्ज पार्टिकल यहां पर मूव नहीं किया। ठीक है बच्चे, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट यहां पर आपका नहीं हुआ बच्चे, ये ध्यान रखें। यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन देखी गई कि आपका जो स्ट्रेट मोशन था चार्ज पार्टिकल का, वो ऑब्जर्व नहीं हुआ। ठीक है ना? दैट इज ओवर हियर चार्ज पार्टिकल वॉज डिफ्लेक्टेड और वॉज डिफ्लेक्टेड। ठीक है ना? चार्ज पार्टिकल कर दिया, डिफ्लेक्ट कर गया, फिर ऐसे लोग अच्छा लैंग्वेज में लिखो, डेविएट कर गया फ्रॉम इट्स पाथ। चार्ज पार्टिकल वॉज डेविएटेड, या डेविएटेड, इंग्लिश तो अपने आप देख लेना, डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ। फ्रॉम इट्स पाथ कौन से वाला? स्ट्रेट लाइन पाथ से वो डेविएट कर गया। क्या कर गया बेटा? स्ट्रेट लाइन पाथ से डेविएट कर गया। ठीक है बच्चों, क्या ये चीज क्लियर हुई तुम लोगों को? क्या आपको बेटा ये सारे पॉइंट क्लियर हुए नहीं हुए? हाँ ना? कितने एक्सपेरिमेंट करे? 3 एक्सपेरिमेंट करे, ध्यान से देखना। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया? वायर में करंट लाया, वायर में करंट आया, और करंट कैरिंग वायर के पास एक मैग्नेटिक कंपास रखा, एक करंट कैरिंग वायर के पास एक मैग्नेटिक कंपास रखा, तो आपकी जो मैग्नेटिक कंपास के नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर गई। तो इससे मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल को आप रख दिया और उसको एक वेलोसिटी दे दिए, अगर आपने यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को आपने वेलोसिटी दे दी, उसको थ्रो कर दिया, तो वो बेटा अपना इनिशियल पाथ छोड़कर कुछ ना कुछ डेविएट कर जाएगा। क्या कर गया बेटा? डेविएट कर गया। तो मुझे बताओ, क्या इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स आई होगी? हाँ ना करके जवाब दो। अगर ये अपना पाथ डेविएट कर गया है, तो क्या इस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स आई होगी?
और कौन सी फोर्स आई होगी, मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स? सोचो, यहां पर सोचो खुद से, कौन सी फोर्स होनी चाहिए वो, सोचो। इट शुड बी मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो आई नहीं। क्या यहां पर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था, कोई फोर्स आई थी ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है ही नहीं। तो बेसिकली कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या पता चला कि अब यहां पर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल डेविएट कर गया। तो अब मेन रिजल्ट सीखने हमको। हमने एक्सपेरिमेंट पढ़े, हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद उनका ऑब्जर्वेशन देखा। अब इन ऑब्जर्वेशन पे आधारित, इन ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट जो हमने ऑरस्टेड ने बेसिकली रिजल्ट्स दिए, उन रिजल्ट्स को अब हम लिखेंगे। ठीक है गाइस, अब हम उन रिजल्ट्स को वी आर गोइंग टू राइट ऑल दोस रिजल्ट्स। नाउ वी आर गोइंग टू राइट ऑल दोस रिजल्ट्स जिन्होंने, जो रिजल्ट्स आपके एक्सपेरिमेंट के बाद आए बेटा। किसके बाद है आपके बेटा, एक्सपेरिमेंट्स के बाद आए, इसलिए हमको सारे रिजल्ट्स देखने हैं। ठीक है ना? और यह ध्यान रखना, ये सारे एक्सपेरिमेंट किसने किए, ऑरस्टेड ने किया। किसने किया बेटा, ऑरस्टेड ने किए, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, ओके। तो प्लीज राइट द रिजल्ट्स ओवर हियर, लिख लीजिए, रिजल्ट लिख लीजिए। इफ अ चार्ज, रिजल्ट लिख रहा हूं बेटा मैं, इफ अ चार्ज Q is placed, if a charge Q is placed at rest near a current carrying wire, near a current carrying wire, then it experience zero force, then it experience zero force, then it experience zero force। ठीक है ना? But if charge has, ये charge has a velocity, but a charge has a velocity, then it gets deviated, then it gets deviated, that is a force must have been present, must have been present, that is a force must have been present to deflect, to deviate it, to deviate it। ठीक है ना? इसको डेविएट करने पर, ठीक है ना? एंड ऑन एनालिसिस this force was same as magnetic force, this force was same as magnetic force, and hence it is said that a current carrying wire, a current लिखना है बेटा आपको, इसलिए मैं धीरे धीरे लिखवा रहा हूं। A current carrying wire also produces a magnetic field, also produces a magnetic field like magnet। ठीक है गाइस, दिस वाज द मेन रिजल्ट गिवन बाय ऑर्स्टेड कि करंट कैरिंग वायर भी आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मैग्नेट ने प्रोड्यूस किया, जैसे कि मैग्नेट ने प्रोड्यूस किया। और इस करंट कैरिंग वायर के पास अगर एक चार्ज जिसके पास वेलोसिटी है, तो वो डेविएट भी किया, तो वो डेविएट भी किया। ठीक है गाइस, यहां लिखा हुआ है इफ अ चार्ज क्यू हैज अ वेलोसिटी देन इट गेट्स डेविएटेड। मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स रुके हुए चार्ज पार्टिकल के पास आई या मूविंग चार्ज पार्टिकल के पास आई, जरा बताओ, बोलो भाई।
मैग्नेटिक फोर्स एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई होती है, ध्यान रखना नोट पॉइंट है। वैसे इस बारे में बात करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स acts on a moving charge particle. Magnetic force acts on a moving charge particle. Moving charge particle, रुके वाले पर नहीं, moving charge particle पे। तो here we got two very very important results. क्या बेटा आपको रिजल्ट समझ में आ गए? यस और नो में जवाब दीजिए बेटा। एंड एवरीवन प्लीज आप फिजिक्स क्लास में टाइम से आया करें। जितने बच्चे होते हैं ना सर रिपीट कर दो, ये वही बच्चे होते हैं जो टाइम से नहीं आते हैं। मैं रिपीट करता हूं, उसका मतलब ये नहीं कि आप टाइम से नहीं आए, प्लीज क्लास में टाइम से आए, ठीक है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हुए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अब एक चीज तुम ध्यान रखना हमेशा यहां पर कि भैया आपका जो मूविंग मतलब फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो सिर्फ किस पे आएगा? मूविंग चार्ज पार्टिकल पे। और करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सेम एज ऑफ मैग्नेट, सेम एज ऑफ मैग्नेट। अब बात आई साइंटिस्ट के पास, ऑर्स्टेड ने रिजल्ट देखकर शांत हो गया, ऑर्स्टेड ने ये रिजल्ट दिया, शांत हो गया। अब बात आई कि भैया मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्या बात आई बेटा कि मैग्नीट्यूड कितना होगा इस मैग्नेटिक फील्ड का, और मैग्नेटिक फोर्सेस का वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, फॉर्मूला क्या होगा? इन सब चीजों की बात आई। किसकी बात आई? एक मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करी गई, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा इसके बारे में हमने बात करी गई, ठीक है ना। तो बेसिकली इस चैप्टर में दो बेसिक पार्ट्स हैं आपके, ठीक है ना। इस चैप्टर में दो बेसिक पार्ट हैं, ठीक है ना। दो बेसिक पार्ट क्या है? एक तो मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन, एक तो मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन, और सेकंड पार्ट क्या है? मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फोकस on calculation of magnetic field. First of all we are going to focus on your calculation of magnetic field, calculation of magnetic field, ठीक है गाइस। तो यहां पर दो एक्सपेक्ट होंगे। पहला पार्ट क्या होगा बेटा? कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू मेथड्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वी हैव बेसिकली टू मेथड, ठीक है ना। तो पहला मेथड क्या होता है? सीधा फर्स्ट मेथड गाइस, पहला मेथड होता है आपका वाया बायो-सावर्ट लॉ। किसका बेटा? बायो, नया नाम है, लिख लो बस अभी, बायो-सावर्ट लॉ। सेकंड होता है बेटा आपका मेथड एम्पेयर सर्किटल लॉ। कौन सा मेथड बेटा? एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो बेसिकली वी हैव टू मेथड्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वन ऑफ देम इज बेसिकली योर बायो-सावर्ट लॉ एंड अनदर वन इज योर एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो इन फर्स्ट पार्ट वी विल फोकस ऑन बायो-सावर्ट लॉ एंड इन सेकंड पार्ट वी विल फोकस ऑन एम्पेयर सर्किटल लॉ, ठीक है। ऑर्स्टेड ने आपका मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बात किया, इन साइंटिस्ट ने अपने लॉ दिए और इन लॉ पर हमने क्या निकाला? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली, ठीक है गाइस। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग दीज टू लॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल बायो-सावर्ट लॉ एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट एम्पेयर सर्किटल लॉ, ठीक है गाइस। तो चलिए मूव करते हैं आगे तरफ। क्या मूव करें? यस और नो? तो छोटी सी स्टेट हेडिंग डालेंगे आप, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को शो किया जाता है बेटा बी वेक्टर से। कैसे बेटा? बी वेक्टर से। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज शोन एज बी वेक्टर। ये हमको दिखाई नहीं देती है, यू नो दिस थिंग्स। कहिए मत बोलना सा कैसे दिखती है, ठीक है। एंड यूनिट ऑफ बी वेक्टर इज बेसिकली टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। अभी लिख लो, बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा अपने पास। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर
and also 1 Tesla equal to 10 to the power 4 Gauss. This thing you have to cram guys. ये सब चीजें जो मैंने अभी लिखी हैं वो आपको अभी क्रैम करना है, ठीक है गाइस। फिलहाल के लिए अभी लिख लो, धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। धीरे धीरे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जैसे हम चैप्टर में मूव करेंगे आगे, ठीक है गाइस। तो अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए हैं, हमने मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पढ़ लिया है, और हमने ये जाना है कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है। हमें चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर एलिमेंट्स, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एलिमेंट्स। बेटा T फॉर टेस्ला, ये 1 टेस्ला है, 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 की पावर 4 गॉस, इट इज 1 टेस्ला। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बेटा बायो-सावर्ट लॉ के पास। चलते हैं बेटा किसके पास? बायो-सावर्ट लॉ के पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन आवर बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है ना। तो पहली बात, बायो-सावर्ट लॉ क्या है? एक लॉ है। लॉ मतलब भगवान ने दिया, हमने मान लिया एज इट इज। जो इन्होंने जो वैल्यूज दी गई वो एज इट इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पे इनके डिपेंडेंट थी, और उनको हमें एज इट इज क्या करना है बेटा? फॉलो करना है। वी हैव टू फॉलो दीज रिजल्ट्स एज इट इज। हमें ये एज इट इज रिजल्ट्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए सर कैसे आया क्यों आया, ये फॉलो आपको एज इट इज करना है। दीज आर सम लॉ, तो लॉ को एज इट इज याद करना पड़ता है। तो बेसिकली इट इज अ करंट कैरिंग वायर, इट्स अ करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट फ्लो कितना मान लीजिए आई फ्लो कर रहा है, जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? एक आई फ्लो कर रहा है। इट इज अ एक्सपेरिमेंटल लॉ। और इसमें क्या हुआ? एक करंट कैरिंग वायर लिया गया जिसमें करंट कितना फ्लो किया बेटा? आई फ्लो किया। अब ये वायर आपका कर्व्ड भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, किसी शेप का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और हमने नहीं मतलब बायो-सावर्ट ने बोला, ये सावर्ट लिखते हैं पर होता बायो-सावर्ट है, बायो-सावर्ट लॉ, वाह, ठीक है ना, आरटी छोड़ देना, बायो-सावर्ट। तो क्या बोला कि एक छोटा सा आप एलिमेंट कट कर लीजिए। क्या कट कर लो बेटा? छोटा सा एक एलिमेंट कट कर लो, और इस एलिमेंट की जो लेंथ बोली वो लेंथ बोली बेटा डीएल वेक्टर। इस एलिमेंट की जो आपको लेंथ बोली गई दैट इज योर डीएल वेक्टर। क्या बोला गया बेटा? डीएल वेक्टर लेंथ बोला। और इस डीएल वेक्टर की वजह से इस पी पॉइंट पर, इस डीएल वेक्टर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो निकालने की बातें की गई कि इस पी पॉइंट पर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट और वायर, ठीक है ना। तो इस वायर की वजह से ऑफ डीएल लेंथ, इस वायर की वजह से ऑफ डीएल लेंथ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको बताना है गाइस। तो उसके लिए सबसे पहले बायो-सावर्ट ने क्या देखा? उन्होंने बोला कि भैया ये जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर डीबी, छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, वो प्रोपोर्शनल देखी गई किसके बच्चों? आई डीएल के। किसके प्रोपोर्शनल आया बेटा? आई इंटू डीएल के प्रोपोर्शनल आया, एंड इट वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर आर स्क्वायर। इट वॉज inversely proportional to r square. So what is r? R is basically the distance between this element and a point, straight जो displacement बोल लो between your dl and p point, ठीक है ना। ये r हमारा हो गया। एंड ऑल्सो यहां पर साइंटिस्ट ने, बायो-सावर्ट ने क्या देखा कि भैया ये अगर आपका एंगल है डीएल वेक्टर बोला, क्या बोला बेसिकली उसने? डीएल वेक्टर, और इस डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एक एंगल है थीटा, तो ये आपका डीबी वाज आल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। कितना बेटा? साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल आया। और यहां से फाइनली जब उन्होंने लॉ दिया तो लॉ उन्होंने देखा कि डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। कितना लिख दिया उन्होंने? आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर उन्होंने लिख दिया। और अब प्रोपोर्शनलिटी साइन है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को उन्होंने रिमूव करने के लिए कांस्टेंट लगाया। क्या लगाया बेटा? एक कांस्टेंट लगाया, एंड दैट कांस्टेंट वाज बेसिकली योर के नहीं सॉरी
म्यू नॉट बाय 4 पाई, वो क्या था बेटा कांस्टेंट आपका म्यू नॉट बाय 4 पाई, और यहां पर वैल्यू तो आई जाएगी आपकी आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है गाइस, दिस वाज द फॉर्मूला। इनफैक्ट ये ढंग से लिख देते हैं एक बार हम, इन्होंने रिजल्ट दे दिए, और दिस वाज द फॉर्मूला गिवन बाय बायोसावा, गिवन बाय बायोसावा कि ड्यू टू एनी करंट कैरिंग एलिमेंट, ड्यू टू एनी करंट कैरिंग एलिमेंट we can find the value of magnetic field at any point, we can find the magnetic field at any point given that we know the value of theta, r vector and your dl vector. ठीक है guys, so this was the formula, this was the formula given by Biot-Savart, given by Biot-Savart. ठीक है, and over here अगर तुम ध्यान से देखो तो आइडियल साइन थीटा दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आइडियल साइन थीटा, यस और नो? कभी तुमने क्रॉस प्रोडक्ट नामक चीज पढ़ी है क्या? कभी तुमने क्रॉस प्रोडक्ट नामक चीज पढ़ी है? तो क्रॉस प्रोडक्ट में तुमने अगर ध्यान दिया हो तो वहां पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का रिजल्ट आता था ए बी साइन थीटा, यस और नो? तो इस फॉर्मेट को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, क्या आई क्रॉस डीएल, क्या लिखा गया इसको, आई क्रॉस सॉरी आईडीएल, अरे बोलो आईडीएल है ना, थोड़ा नहीं एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा गलत कर दिया, हाँ इसको एक मिनट एक तो तरीके से बनाने दो एक बार, आई और आर के बीच का रिलेशन बनाना है हमें। तो यहां पर देखो इस डीबी को क्या लिखोगे, अभी रिलेशन बनानी है, बनाना है, डीबी को लिखा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा डिवाइड में आर का क्यूब। देखो दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और अब वैल्यू लिखी गई म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्योंकि जो थीटा एंगल है वो किसके बीच का एंगल है, आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में, आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में। तो फॉर्मूला लिखा गया बेटा आपका ऐसे, अब ठीक है ना, म्यू नॉट आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड में योर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। ठीक है, तो दिस वाज द फाइनली फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला। तो डीबी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, फॉर्मूला गिवन बाय द साइंटिस्ट। ठीक है, फॉर्मूला गिवन बाय द साइंटिस्ट, दिस वाज द फॉर्मूला गिवन बाय द साइंटिस्ट। और ये वेक्टर फॉर्मेट है तो इसको वेक्टर में डीबी वेक्टर भी आप लिख दीजिए। ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट है तो आप ऐसे लिख देंगे इसको। ओके गाइस, अब यहां पर छोटे छोटी नामकरण लिख लो बेटा कि व्हाट इज आर वेक्टर, पोजीशन देखो लॉ है, लॉ मतलब याद करना है, ठीक है, भगवान ने प्रसाद दिया एक्सेप्ट करो। पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट भी लिख लो, विद रिस्पेक्ट टू वायर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू वायर गाइस, विद रिस्पेक्ट टू वायर होता है। ठीक है, आर वेक्टर। एंड व्हाट इज डीएल वेक्टर, लेंथ वेक्टर, लेंथ वेक्टर ऑफ करंट एलिमेंट, length vector of current element, also direction of dl vector is same as of current, जो करंट का डायरेक्शन होगा वही डीएल वेक्टर का डायरेक्शन लेना होगा आपको। ये सब चीजें गिवन थी बेटा। और आर वेक्टर के लिए भी, आर वेक्टर के लिए हेड कहां आएगा, आर वेक्टर का हेड कहां आएगा, पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड
इज टू बी कैलकुलेटेड। बेटा ये पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे सच दैट you can easily solve or understand the problems we are going to do. और tail point या current carrying element ना, on current carrying element, tail कहाँ आएगी? current carrying element के पास। ठीक है, करंट कैरिंग एलिमेंट पर आपके टेल आएगा और हेड आएगा बेटा आर वेक्टर का ऑन द पॉइंट वेयर यू हैव टू कैलकुलेट दिस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है बच्चों, और थीटा कौन सा एंगल है? एंड थीटा कौन सा एंगल है? देखो यहां पर, व्हाट इज थीटा? थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन बताओ भाई किस किस के बीच में? डीएल वेक्टर एंड your r vector. Theta is angle between dl vector and r vector. So what we have to do? You have to do cross product. तो cross product बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आपके लिए होमवर्क है कि you have to revise your cross product part. वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, यू हैव टू रिवाइज। अगर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ोगे तो डायरेक्शन निकालने में, मैग्नीट्यूड निकालने में बहुत दिक्कत आने वाली है। मैं आपको पहले बता दूं, यू हैव टू स्टडी क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि आपने 11th क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट पूरा पढ़ के आए हो, एंड हेंस यू हैव टू स्टडी क्रॉस प्रोडक्ट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है, दिक्कत है, तो यू कैन वॉच माई वीडियो ऑल्सो ऑन अवंती गुरुकुल चैनल में मेरी वीडियो पड़ी हुई है ऑन वेक्टर्स। यू कैन सर्च, यू कैन सी द लेक्चर इन योर मैथमेटिकल टूल। ठीक है गाइस, बट यू हैव टू स्टडी अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अब जरा मुझे बताओ, यहां पर वेक्टर है तो वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे दिया जाएगा? डायरेक्शन किसकी हेल्प से निकालोगे? क्या डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर? क्या डीएल पे हाथ रखूं, आर वेक्टर की तरफ मोड़ू, डीएल पे हाथ रखूं, आर वेक्टर की तरफ मोड़ू बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल? तो यू शुड नो, you should have the knowledge of right hand thumb rule. तो डायरेक्शन कैसे दी जाएगी? मैग्नीट्यूड तो तुम कर लोगे, पर डायरेक्शन बहुत दिक्कत आती है। राइट हैंड थंब रूल फॉर डायरेक्शन, वी हैव टू यूज राइट हैंड थंब रूल। वो आप रिवाइज करें, सब अच्छा रिवाइज करेगा राइट हैंड थंब रूल। ये सारा वेक्टर पढ़ के आना बेटा, जो तुम्हें लग रहा होगा दिक्कत हो जाएगी आपको, तो यू हैव टू रिवाइज ऑल दिस थिंग्स। क्लास 11 टॉपिक्स। सर क्लास 11 नहीं आता तो उड़ जाएगा क्या? यस बेटा उड़ जाएगा। क्या डायरेक्शन एक बार मैं रिवाइज करवाऊं या तुम्हें आती है? बोलो भाई। आता है? बहुत बढ़िया, तो वेरी गुड। तो एक बार आप रिवीजन भी इसका कीजिएगा, ठीक है ना? योर होमवर्क इज, अच्छा करा दे एक बार रिवीजन, चलो ठीक है एक बार रिवीजन कर लो। तो आपके पास ना क्या है, यू हैव टू वेक्टर्स ना। मान लो तुम्हारे पास ए वेक्टर है, दिस इज योर बी वेक्टर, और सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आपको इसका डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन कैसे निकालो जरा बताना? डायरेक्शन क्या होगा? पॉइंट ए, इनसाइड पेपर, जरा देख लेते हैं ना कितने लोगों को आता है। आउटसाइड पेपर, लेफ्ट, या फिर लेफ्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट देता हूं ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। बताओ भाई क्या आंसर होगा, जल्दी बता दो। कैसे करते थे? राइट हैंड थंब रूल, कीप योर राइट हैंड along the direction of A vector and curl it along B, curl it along B। तो अंगूठा डायरेक्शन देगा, अंगूठा डायरेक्शन देगा। अंगूठा किधर आ रहा है? पेपर के बाहर। अंगूठा डायरेक्शन आ रही है पेपर के बाहर।
यस और नो। और बाहर को क्या बोलते हैं? आउटसाइड। बाहर को बोलते हैं आउटसाइड। और उसको एक नाम और दिया था, डॉट डायरेक्शन। और इनसाइड पेपर क्रॉस डायरेक्शन। तो ओवर हेयर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है बेटा? डॉट। हाथ, सीधा हाथ लो, उसको मोड़ो। अगर नहीं मोड़ोगे चैप्टर ऊपर चला जाएगा। ए पर हाथ रखो, बी की तरफ मोड़ो, तो तुम्हें मिल जाएगा डायरेक्शन। ओके बच्चों, ध्यान रखना। अब एक सवाल देता हूं बढ़िया सा। एक सवाल तुम्हारे सामने। दिस इज योर करंट कैरिंग वायर एंड इट इज योर पॉइंट पी. It is your point P. Find the direction of magnetic field at point P. Find the direction of magnetic field at point P. Find the direction of magnetic field at point P. Find the direction of magnetic field at point P. You have two options only. डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन कैसे निकलेगी बेटा? आई मतलब बेसिकली डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करके, और आर वेक्टर क्या करो, यहां से कनेक्ट कर लो इसको। वेक्टर मतलब एरो पे ध्यान जरूर देना। तो क्या ये मेरा आर वेक्टर होगा, और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी जो करंट की डायरेक्शन है। डीएल वेक्टर और डीएल पे अगर आप हाथ रखेंगे, डीएल पे हाथ रखिए, देखो मेरी फिगर देखो, फोटो देख सकते हो चाहो तो तुम। इनफैक्ट मैं दिखा देता हूं। ये क्या हुआ, मेरी फोटो नहीं आ रही आज? हाउ इज इट पॉसिबल भाई? ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ क्या अपना हाथ रखा, करंट कैरिंग एलिमेंट है, मैंने इस पे हाथ रखा और मोड़ा नीचे की तरफ, है ना भाई? पी पॉइंट की तरफ मोड़ेंगे नहीं मोड़ेंगे? अरे बोलो दोस्तों, भाई नीचे है ना पी पॉइंट, पी पॉइंट की तरफ मोड़ा, नीचे है पी पॉइंट, ऐसे। तो अंगूठा अंदर आया नहीं आया? अंदर मतलब इनसाइड पेपर। इनसाइड पेपर देखो तुम्हारी आंखों में लग रहा होगा, इनसाइड तुम्हारी आंखों में मारा मैंने, इनसाइड, है ना? तो बेसिकली आंसर क्या आएगा? क्रॉस। तो ऐसे सवाल आएंगे करने के लिए अब आपके पास। तो यू विल हैव टू रेडी, यू विल हैव टू बी रेडी टू फाइंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन पार्ट आपको रेडी रहना पड़ेगा। तभी बोला है रिवीजन चाहिए पूरा। किसका? वेक्टर्स का, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का। चैप्टर 7 एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 रोटेशन वाले में पढ़ा था तुमने, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में, है ना? चलो तो नेक्स्ट we are now going to find, now we are going to find the value of magnetic field due to a current carrying straight wire. We are going to find the value of magnetic field due to a current carrying straight wire. ठीक है बच्चों, तो इसका डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, and this derivation requires prior knowledge of some calculus. और कैलकुलस आपको मैं साथ साथ समझाता रहूंगा, घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तरीके होंगे यहां करने के, आपको दिखाए जाएंगे। बस माइंड में एक चीज दिमाग में लाओ, क्या आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में, क्या आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था? स्ट्रेट वायर, चार्ज वाला, चार्ज स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था क्या? उसके लिए हमने एक डेरिवेशन करी थी गाइस। क्या हमने उसके लिए एक डेरिवेशन करी थी? सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा यहां पर भी, सेम कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाइड होंगे। तो कंसेप्ट्स को देखते हैं एक बार कैसे करना है। तो प्लीज हेडिंग डालो सब लोग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, एंड दिस इज अ पॉइंट P, एंड दिस इज अ पॉइंट P, इट इज आवर पॉइंट P। ठीक है, ये क्या हमारा P पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ओके गाइस, इट इज अ P पॉइंट। और ये हमने दूरी ले ली बेटा D, ये हमने दूरी कितनी ले ली बेटा? D ले ली है। ओके गाइस, और तुम अगर ध्यान से देखो तो एक फाइनाइट वायर है। कैसा वायर है? फाइनाइट। तो यहां पर लिख लेना आप, ब्रैकेट में लिख लो फाइनाइट, फाइनाइट वायर है। ठीक है, कोई भी लेंथ होने दो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना होगा फाइनाइट वायर को, आइए समझते हैं। बेटा आप प्लीज
ध्यान से देखना डेरिवेशन, क्योंकि डेरिवेशन पार्ट आपका नीट पर्सपेक्टिव से बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई, मतलब कि और आईसीएसई सीबीएसई मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो तरीका क्या मैं आपको समझाऊं। तो आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, ये जो एक लाइन है, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट पी, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन पॉइंट पी परपेंडिकुलर टू दिस वायर। इस वायर पर, इस करंट कैरिंग वायर पे, यहां पर आपको करंट दे दिया गया मान लीजिए आई, इस करंट कैरिंग वायर पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करनी है फ्रॉम पॉइंट पी। कर दी परपेंडिकुलर ड्रॉ, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपने मानना है रेफरेंस, सेम एज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, इफ यू रिमेंबर सेम एज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, राइट गाइस। कुछ इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आपने ऐसी ही बात करी होगी, मुझे लगता है ध्यान आ रहा हो हल्का हल्का, मैंने बोला है इलेक्ट्रोस्टैट्स बहुत काम की चीज है ना। तो अगर आपको करना है, यहां पर एक, यहां से आपको यू हैव टू गो थोड़ा सा ऊपर और एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट कट करना है आपको, एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट कट करना है ऑफ लेंथ डीएल वेक्टर, ऑफ लेंथ डीएल, एक छोटा सा एलिमेंट आपने कट किया ऑफ लेंथ डीएल। ठीक है गाइस, एक डीएल लेंथ का आपने वेक्टर यहां कट किया, और इस डीएल वेक्टर पर क्या अपनी आर वेक्टर की टेल आएगी गाइस, क्या इस डीएल वेक्टर पे अपनी आर वेक्टर की टेल आएगी, यहां पर क्या आएगा, पी पॉइंट पे हेड आएगा, क्या ये आप समझ सकते हो, डीएल वेक्टर पे आएगा। और डीएल वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, डीएल वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्या ये मेरी करंट की डायरेक्शन के अलोंग डीएल वेक्टर डायरेक्शन होगा, बोलो भाई बेटा, क्या ये मेरा डीएल वेक्टर का डायरेक्शन आया नहीं आया बेटा, तो दिस इज माय डीएल वेक्टर, बोलो बच्चों, ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए गुरु साहब सिंह, अरे यार तुम, कोई बात नहीं, अब यहां पर देखो, सी वेरी वेरी केयरफुली ना। हाँ बेटा, ये चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक्स, मैग्नेटिज्म, ठीक है, पहला ही दिन है, शुरू हुआ मैग्नेटिज्म, ठीक है। यहां देखो भाई, तो तुम्हारा डीएल वेक्टर आ गया, ये कौन सा वेक्टर आ गया, आर वेक्टर आ गया बेटा। बेटा अगर हमने बोला है ये एंगल हमारा थीटा है, दिस एंगल इज माय थीटा, तो एंगल बिटवीन, आप मुझे बताओ, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर कितना होगा। You guys tell me, if this particular angle is given as theta, then you have to tell me the value of angle between dl vector and r vector, angle between dr vector and r vector। सोचो, एंड वेक्टर में आपको सिखाया गया था दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कब निकालते हैं, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कब निकालते हैं, when they are joined tail to tail, when they are joined tail to tail। तो l dl वेक्टर की भी टेल, r वेक्टर की टेल दोनों जॉइंट हैं, दैट इज angle between dl vector and r vector will be equal to your this value 90 plus theta। क्या ये चीज समझ में आई, 90 प्लस थीटा के बराबर क्या होगा आपका बच्चों, यहां पर एंगल आएगा डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच में, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चों को लगता है आर वेक्टर, नहीं बेटा, यहां पर डी 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा के बराबर हमारा ये वैल्यू आया। ओके गाइस, तो यहां पर मैं अब क्या वैल्यू लिख सकता हूं अपना, देखो मैं यहां पर तुम्हारा साइड में अब कैलकुलेशन करना जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा कैलकुलस हम यूज करेंगे और उस कैलकुलस के लिए फॉर्मूले मैं आपको बताता रहूंगा, फाइनली आपको वैल्यू याद रखनी है ना, फॉर्मूला याद रखेंगे, बट अभी के लिए हम थोड़ा वी आर मूविंग फॉर आवर डेरिवेशन पार्ट, ठीक है बच्चों, बिल्कुल भी प्यार से चलेंगे एकदम, ठीक है। आप मुझे बताओ डीबी का वैल्यू कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ डीबी, क्या डीबी का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज क्या म्यू नॉट आई डी एल, और यहां पर साइन ऑफ, अब 90 प्लस थीटा पुट किया जाए क्या, एंड डिवाइड में 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, बोलो बच्चों क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है, क्या म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 प्लस थीटा इंटू 4 डिवाइड में 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, एक एक स्टेप से चलेंगे, बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे, घबराना नहीं है आपको, यू डोंट हैव टू वरी, मैं एकदम स्टेप वाइज चलूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। अब बेटा ये ट्राइंगल देख पा रहे हो, सी दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, एक ग्रीन कलर का फिर व्हाइट लाइन का, है ना, मैं इनफैक्ट वैसे बना देता हूँ, एक ग्रीन कलर का फिर यहाँ व्हाइट कलर का और फिर एक ब्लू कलर का वायर आया,
क्या ये दिख रहा है बच्चों? इसमें देखो ध्यान से, ये एंगल तुम्हारा थीटा है, दिस इज योर आर, दिस इज योर डी। तो मैंने बोला ये लेंथ को ले लो वाई, मैंने बोला मान लो वाई ले लो, वाई पे जाके एलिमेंट काटा हमने, ठीक है, ओके गाइस, वाई पे जाके एलिमेंट काट दिया। तो बेटा इसमें छोटा सा करेक्शन भी कर ले हम साथ में, अगर वाई पे जाके डीएल काटते हैं ना थोड़ा समझने में हमको कंफ्यूजन होगा, तो हमने इसको अपना डी वाई वेक्टर कर दिया। छोटा सा करेक्शन कर रहा हूं, डी वाई वेक्टर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बेटा, डी वाई वेक्टर, जिससे कि हमें अंडरस्टैंडिंग हमारी इजी हो जाए, ठीक है ना। कौन सा वेक्टर कर दिया, डी वाई, ठीक है बेटा। करेक्शन देख लो, यहां पर हमने डी वाई कर दिया बेटा, एक डी वाई कर दिया, वाई पर जाके डी वाई, डीएल लेते हैं ना थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए मैंने डी वाई लिख दिया बेटा, ठीक है। बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है, बस एल की जगह वाई लिख दिया, तो वाई पर ये एलिमेंट का डीएल। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, करेक्शन दिख गया, करेक्शन दिख गया, तो यहां पर बेसिकली आपका डी वाई बन जाएगा, ठीक है। अब जाओ ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आर कॉस थीटा बराबर डी? देखो भाई, क्या मैं आर कॉस थीटा बराबर डी लिख सकता हूं बच्चों? यस और नो? तो क्या बेटा आर कॉस थीटा का डी के बराबर लिख सकते हैं? वेरी गुड। और क्या ऐसे में डी का वैल्यू कैन बी रिटर्न एज, या फिर आर का वैल्यू, बेसिकली आर का वैल्यू कैसे लिख सकता हूं मैं, क्या डी सिकेंड थीटा? थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री गाइस, अगर आपको यहां दिक्कत है तो मैं साइड में ले जा लेता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है। A little bit of trigonometry we will use ना, little bit of trigonometry। क्या यहां पर चीज दिख पा रही है आपको? ओके गाइस, बहुत बढ़िया। तो आर का वैल्यू डी सेकेंड थीटा आ गया बेटा, आर का वैल्यू कितना है बेटा, डी सेकेंड थीटा आया। अब बेटा एक चीज और, क्या आपको यहां से y इक्वल टू डी टैन थीटा दिख रहा है? क्या टैन थीटा इक्वल्स टू y बाई डी, क्या टैन थीटा इक्वल्स टू y बाई डी गाइस? तो क्या y इक्वल्स टू डी टैन थीटा दिख गया? बोलो भाई, y इक्वल्स टू डी टैन थीटा दिख गया हमको। तो क्या हम अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो क्या dy विल बी इक्वल टू डी सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब जिन बच्चों को छोटा सा फॉर्मूले में दिक्कत होगा, कौन सा, डिफरेंशिएशन का, तो मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला एक आपके सामने, डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज बेसिकली इक्वल टू योर सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो आई हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला बेटा, मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला यूज किया आपके सामने, ठीक है गाइस, एक फॉर्मूला यूज किया हमने ऑफ योर कैलकुलस मैथमेटिकल पोर्शन। मुझे पता है तुम्हारी हवाइयां उड़नी शुरू हो गई होंगी कि अरे पसीने छूट रहे होंगे, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है? बोलो दोस्तों, हाँ जी प्यारे बच्चों, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल प्यार से हम मूव करने वाले हैं, बिल्कुल आसानी से हम मूव करेंगे, ठीक है गाइस। अच्छा, क्या तुमको ये भी याद है, देखो मैं फॉर्मूले तुम्हारे साइड में लिख देता हूं सारे ना, तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या तुम्हें याद है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा के बराबर, एंड दैट टू विद द प्लस साइन? बोलो दोस्तों, डू यू गाइस रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स और नॉट? ये आपने 11th क्लास में मैथमेटिकल 2 में पढ़ा था, और ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कुछ ऐसे ही पढ़ा था। अब यहां पर वैल्यू पुट करने का टाइम आ गया गाइस, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ओवर हियर। तो म्यू नॉट इनटू आई बाय 4 पाई, बेटा डी वाई की जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन, एक डी इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, कॉस थीटा। बेटा इस आर की जगह भी पुट कर दो ये वैल्यू आपने निकाला है, डी सेकेंड थीटा, डी सेकेंड थीटा, क्या दिख गया बेटा, और इसका होल स्क्वायर, और प्यारे बच्चों इसका होल स्क्वायर। सर कुछ काटा पीटी मच सकती है, देखो आई एम मूविंग एट ए वेरी स्लोअर स्पीड, ठीक है ना, तो थोड़ा सा हम स्पीड भी बिल्डअप करेंगे अब। तो डी सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, डिवाइड में
डी स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। वाओ, इफ यू सी ना, प्यार से देखो, ध्यान से देखो, क्या एक डी से डी कट गया और सीकेंट स्क्वायर थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा भी कट गया? यस और नो? क्या डेरिवेशन जो लग रही थी बहुत खतरनाक होने वाली है, क्या वो बेसिकली छोटी सी डेरिवेशन बन गई? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी कॉस थीटा डी थीटा। क्या ये भयंकर से दिखने वाली डेरिवेशन काटा पीटी मचा कर छोटा सा वैल्यू बन गया? और यहां पर म्यू नॉट 4 पाई कांस्टेंट, आई एक कांस्टेंट करंट फिक्स वैल्यू और डी भी एक फिक्स वैल्यू। वेरिएबल क्वांटिटी क्या है बच्चों? थीटा, एंगल। क्योंकि यार पॉइंट ही तो बढ़ रहा है ना। बोलो भाई, बोलो बच्चों, क्या आपको हल्का हल्का फीलिंग आ रहा है ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैट्स पार्ट? क्या आपको लग रहा है क्या इलेक्ट्रोस्टैट्स जैसा कुछ देखा हुआ लग रहा है? आप प्लीज यस और नो में जरूर बात करें मेरे साथ। मुझे पता है लिख रहे हो तो अच्छी बात है, बट प्लीज डू टेल कि आपको देखा देखा लग रहा है कि छोटा सा ऐसी पार्ट आपने पढ़ा था पहले कभी, हल्का फुल्का ऐसे ही सेम टू सेम, है ना? तो बेसिकली एक सिंपल, बड़ी मुश्किल डेरिवेशन सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आ गई। अब बेटा मुझे क्या लगता है, क्या दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन कर दी जाए तो क्या इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा? बोलो बच्चों। बट यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी क्या है बेटा? व्हाट इज द वेरिएबल क्वांटिटी ओवर हियर? द एंगल। द एंगल इज द वेरिएबल क्वांटिटी। तो मतलब क्या, मुझको यहां पर अब एक एंगल की फॉर्मेट में मुझे क्या लिमिट्स डालनी पड़ेंगी? क्या मुझे लिमिट डालनी पड़ेंगी? और लिमिट कैसे डालते थे? आपने वहां भी पढ़ा था। लिमिट कैसे डालते थे? पी पॉइंट से टॉप पॉइंट को मीट करवाओ, पी पॉइंट से टॉप पॉइंट को मीट करवाओ, है ना गाइस? पी पॉइंट से टॉप पॉइंट को मीट करवाओ और पी पॉइंट से बॉटम मोस्ट पॉइंट को मीट करवाओ। और एंगल लेने का तरीका क्या था? रेफरेंस एक्सिस आपने ये व्हाइट वाली बोलनी है, और इससे ऊपर चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में θ1, और नीचे तरफ आएंगे तो θ2। अब बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ और आप बताओ बच्चों, आप लिमिट्स क्या पुट करेंगे? बच्चे आप प्लीज बताएं, लिमिट्स क्या पुट करेंगे? साइन वाइन सब देख डालना प्लीज। साइन के साथ लिमिट बताएं क्या लगेगी। यू नो ईच एंड एवरीथिंग। शुभांगी वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर। और बच्चे भी आंसर दें। टेल मी द लिमिट्स गाइस। क्या याद है आपको कि आपको नीचे वाले पॉइंट से ऊपर तक जाना पड़ेगा तभी आपको पूरा वायर मिलेगा गाइस? नीचे वाले पॉइंट से पूरा ऊपर तक जाओगे, नीचे वाले पॉइंट से ऊपर तक जाओगे, है ना? और क्या नीचे से यहां तक चलने के लिए तुम्हें θ2 की डायरेक्शन के अपोजिट चलना पड़ रहा है, θ2 की डायरेक्शन के अपोजिट चलना पड़ रहा है, एंड देन तुम्हें θ1 की सेम डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है। मतलब क्या, तुम्हें लिमिट माइनस θ2 से θ1 पुट करनी पड़ेगी गाइस। बोलो बच्चों, क्या तुमको लिमिट माइनस θ2 से θ1 पुट करनी पड़ेगी? याद रखना, तुम θ2 के अपोजिट चले हो गाइस, एंड θ1 की सेम डायरेक्शन में चले हो, फ्रॉम द बॉटम पॉइंट टू टॉप मोस्ट पॉइंट। बॉटम पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के लिए तुम माइनस θ2 से θ1 चल रहा है। सर कैसे? θ2 के अपोजिट तो माइनस साइन, θ1 की सेम डायरेक्शन। चीज क्लियर हो रही है माइंड में? अरे बोल भाई। तो क्या बेटा, यहां पर तुझे इंटीग्रेशन पार्ट करना है तो अगले पेज पर चल सकते हैं, या फिर जिंदगी भर यहीं बैठे रहना है? मैथमेटिकल टूल की वीडियोस का लिंक एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, लेक्चर में रुके रहना, ठीक है बेटा? क्या इसमें आगे मूव कर सकते हैं? आप लिखा तुम लोगों ने, बिल्कुल प्यार से चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एकदम बिल्कुल स्लो स्पीड। चलो तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहां पर इसको सॉल्व करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट, है ना? तो सॉल्व करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी? सीधा सीधा बीपी, और कांस्टेंट है तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी तो बाहर ही आ गया।
और cos थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, बोलो भाई एनीवन? इंटीग्रेशन cos थीटा sin थीटा प्लस वैल्यू के साथ, ठीक है ना? और यहां पर क्या डाल देंगे? वैल्यू डालेंगे। कहां से कहां डालेंगे बेटा? माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक, माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक, एंड वी विल सॉल्व इट। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी एंड साइन ऑफ थीटा 1, ठीक है ना, साइन ऑफ थीटा 1 माइनस में साइन ऑफ माइनस थीटा 2, and the value will become mu naught I by 4 pi d sin of थीटा 1। क्या यहां से ब्रैकेट में माइनस का बाहर आ जाएगा? साइन भाई साहब माइनस बाहर छोड़ देता है अपना, तो माइनस प्लस साइन ऑफ थीटा 2, एंड दिस विल माय फॉर्मूला गाइस, दिस इज माय फॉर्मूला ऑफ magnetic field at a point P due to a straight current carrying wire। ओह सो फाइनली फॉर्मूला आ गया। हाँ बेटा, और तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है। यू हैव टू क्रैम दिस फॉर्मूला ना गाइस, यू विल हैव टू क्रैम दिस फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, नीट एग्जाम क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला बेस्ड पर। फॉर्मूले पर आपका सारा काम बन जाएगा, पर डेरिवेशन पार्ट आपके स्कूल एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर योर स्कूल पोर्शन यू हैव टू गो बाय डेरिवेशन, अदरवाइज फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग से क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको खाली इस फॉर्मूले पर डिपेंड रहना है, ठीक है? प्लीज राइट इट एवरीथिंग, सब कुछ अच्छे से लिख लो। रिकॉर्डिंग एक बार जरूर देखना डेरिवेशन के लिए। फाइनली हमें इस पर सवाल करते सीखने हैं। वी हैव टू लर्न ये प्रैक्टिस टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है? मैं आपको एक शॉर्ट नोट बना के दे रहा हूं इसके लिए, मैं आपको शॉर्ट नोट बना के दे रहा हूं यहां पर, ठीक है ना? फटाफट से एक शॉर्ट नोट आ जाएगा आपके पास, और इस बॉक्स को आप हमेशा याद रखेंगे तो आपका भला होगा। तो बेसिकली इट इज अ स्ट्रेट वायर, इट्स अ स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है। दिस इज माय पॉइंट P एंड आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो यहां पर ये दूरी, परपेंडिकुलर दूरी, व्हाट इज D बेटा? D क्या है बेटा? ध्यान से देखो, व्हाट इज D? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू वायर, है ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू करंट कैरिंग वायर, ये ध्यान रखना है। नोट पॉइंट है, छोटू डी क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर दूरी पॉइंट P से वायर के ऊपर, ठीक है? व्हाट इज थीटा 1? थीटा 1 सर ये वाला एंगल, टॉप मोस्ट वाला, कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। व्हाट इज थीटा 2? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा 2 लेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज में हम थीटा 2 लेंगे, ठीक है गाइस? एंड द फॉर्मूला विल बी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला BP will be equal to mu naught I by 4 pi d sin of theta 1 plus sin of theta 2। ठीक है गाइस, एंड दिस विल माय फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला आ गया हमारे पास, और हम इसको बढ़िया से एक बॉक्स के अंदर रख देंगे, और ये बॉक्स हमको आज के आज ही याद रखना है। सर इतने सारे बॉक्सेस बनने वाले हैं जैसे इलेक्ट्रो में बने थे? हाँ सर बेटा बिल्कुल से। तो तुम्हें लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पढ़ाया गया था, क्या उसका हमें क्विक रिवीजन कर लेना चाहिए अपने आप से? यस यू शुड डू। विद टेक्निक्स, क्या सॉल्विंग टेक्निक सेम टू सेम वैसी लग रही है? छोटी छोटी सी फॉर्मूला डिफरेंट होने पर सॉल्विंग टेक्निक तो हमने वहीं सीखी थी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, लिख लीजिए बेटा प्लीज, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। आई गेस वी हैव सम टाइम ना, 4 to 5 मिनट्स हम ले सकते हैं, क्योंकि इस पर एक सवाल हो जाए तो मजा ही आ जाए। क्या लगता है बेटा बच्चों? हाँ
तुम घड़ी तो मुझे ऐसे दिखा देते हो कि पता नहीं क्या ही हो गया हो। हाँ सर टाइम हो गया, अच्छा बच्चे लेट आते हो तब कोई इशू नहीं होता, कोई बात नहीं। अच्छा यहां पर ना छोटा सा नोट पॉइंट लिख लो, डी क्या है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर, थीटा 1 थीटा 2 आर एंगल्स टेकन फ्रॉम perpendicular line and in opposite sense। एंड बच्चों एक चीज मुझे ध्यान से बताओ, आपने यहां पर मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन निकाली है? गाइस आपने मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन निकाली, जल्दी बताओ। ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसे निकलेगा? डायरेक्शन कैसे निकलेगा? वाया राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन आपको वाया राइट हैंड थंब रूल निकालना है, ये तो खाली मैग्नीट्यूड निकाला गया है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला गया गाइस, ठीक है। बस एक छोटा सा सवाल, दैट्स ऑल, बस एक छोटा सवाल गाइस, एक छोटा सवाल, ठीक है ना। ओनली 5 मिनट्स लेंगे आपके, ओनली 5 मिनट्स। तो एक छोटा सवाल आपके साथ में, अगर आपने ये लिख लिया हो तो हम एक सवाल कर सकते हैं अभी इसी वक्त। क्या करें बेटा? आप मुझे यस बटन प्रेस कर दीजिएगा इफ यू वांट मी टू मूव फॉरवर्ड विद अ क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन on your screen, find magnetic field at point P due to a current carrying straight wire, due to a current carrying straight wire। एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। करंट का वैल्यू है 2 एम्पियर, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली 1 मीटर, दिस इज योर 60 डिग्रीज एंड दिस इज योर 30 डिग्रीज। एंगल्स विद साइन पुट जरूर कीजिएगा, एंड एंगल्स विल ऑलवेज बी मेजर्ड इन फ्रॉम दिस perpendicular line and in opposite sense। Please calculate and tell me the answer guys। You know the value of sin 30, sin 60, formula application है, it's just a pure formula application। बेटा keep in terms of mu naught only। अभी mu naught के बारे में मैं आपको बताऊंगा in your next lecture। mu naught के बारे में बताया जाएगा, in terms of mu naught ही आंसर लिखना है आपको। आई गेस सॉल्यूशन आ गए हैं बच्चों के, वेरी गुड गाइस। तो बेसिकली यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है? बीपी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2, ठीक है ना गाइस। एंड योर आई का वैल्यू 2 एम्पियर है, तो डी का वैल्यू 1 मीटर है, योर थीटा 1 इज बेसिकली प्लस 60 एंड थीटा 2 इज बेसिकली इक्वल टू प्लस 30। ध्यान रखना प्लस 30 है ना, क्योंकि नीचे जाते हुए प्लस 30, ऊपर जाते यहां पर ये वाला ऊपर जाते हुए प्लस 60, ठीक है गाइस। एंड जस्ट पुट द वैल्यूज, तो म्यू नॉट आई की वैल्यू 2 डिवाइड में 4 पाई इंटू डी का वैल्यू, डी का वैल्यू कितना है बेटा? इंटू 1 एंड साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 साइन 60 प्लस साइन 30। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग साइन 60 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू √3 प्लस 1। गाइस क्या यही आंसर आपने निकाला है? क्या म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू √3 प्लस 1? ओके वेरी गुड वेरी गुड। अब जिन बच्चों को म्यू नॉट का वैल्यू जानना है अभी एकदम से वो जान सकते हैं। म्यू नॉट इज बेसिकली परमिएबिलिटी, ये मैं आपको बताऊंगा वैसे इन योर नेक्स्ट लेक्चर्स। व्हाट इज म्यू नॉट? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस and its value is basically equal to 4 pi into 10 की power -7, 4 pi into 10 की power -7। and in homework find its unit, find its unit in homework, find its unit in homework guys। इसका यूनिट आपको होमवर्क में लिख के लाना है।
वैल्यू होता है म्यू नॉट का 4.10⁻⁷। तो बेसिकली ये वैल्यू कितना बन जाएगा 10⁻⁷ इंटू 1+√3 इंटू 1+√3। The value will come out to be 2.73. That is 2.73 into 10⁻⁷ Tesla. Your value of magnetic field, guys. Your value of magnetic field. Final answer. जो आप ऑप्शन में है तो ऑप्शन मार्क कर दीजिए, स्कूल में है तो स्कूल में आप लिख के आ सकते हैं. This is the formula and this is the way you will move forward, guys. And in the next class, we will move forward from here and we will do some questions practice on straight line formula. इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन करेंगे हम और इनकम केसेस पढ़ेंगे. इनकम क्या पढ़ेंगे बेटा? केसेस पढ़ेंगे. If you have any doubt in the lecture, you guys can ask me right now. I have unmuted you. मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं. एंड प्लीज रिवाइज वेक्टर्स. वेक्टर का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज रिवाइज वेक्टर्स. और आपका डीपीपी आपके लिए अपलोडेड है ऑन योर गूगल ड्राइव. वहां जाके आप प्लीज देख सकते हैं. इफ यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आस्क योर डाउट्स बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ. एंड थैंक यू. इफ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज आंसर ऑन दिस पोल. अगर आपको लेक्चर समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, तो एंजॉय की जगह यहां पर गलत होना चाहिए. वर्ड एंजॉय नहीं है. इट शुड बी वाज द क्लास इंफॉर्मेटिव, है ना? हमें नीट एग्जाम क्रैक करना है यार.